कल हम बात कर रहे हमने थे। एक केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, फिर उसकी बात हाँ, करना था। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हाँ थे जी। कि जो नाइट्रोजन है वो -3 से लेके +5 तक -5, शो हाँ जी। करता है ना। और अगली बात लिखूं मैं यहाँ पर, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मैं लिख दूं यहाँ पर इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स द सक्सेसिव oxidation, the successive oxidation state differ by two। ऐसा क्यों? जैसे फास्फोरस है वो PCl3 बना रहा है, फिर PCl5 बना रहा है ना। ऐसे ही सल्फर की बात करें, SO2 बना रहा है, फिर SO3 बना रहा है। यानी कि यहाँ सल्फर +4 है, यहाँ सल्फर +6 है, यहाँ फास्फोरस +5 है, यहाँ फास्फोरस +3। यानी कि फास्फोरस 4 नहीं बना रहा, सल्फर 5 नहीं बना रहा। तो ऐसा क्यों होता है? मैं लिखूं यहाँ पर, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स ड्यूरिंग ईच excitation of electron, the number of unpaired electrons increases by 2, hence the successive oxidation state differ by 2। इसीलिए सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से डिफर करते हैं। जैसे देखो आप यहाँ पर फास्फोरस एटॉमिक नंबर है 15, ये हो गया आपका नियोन 10 और 3s2 3p3। तो अभी देखिए ग्राउंड स्टेट में इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट ये हो गया आपका नियोन 10, और फिर ये 3s का बॉक्स है एक, और फिर ये बॉक्स आपका 3p का है। 3p में तीनों में एक एक 3p, और 3d आपका 0 है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3d 0, और यहाँ पर डी के भी 5 बना देता हूँ मैं, ये 3d 1। अच्छा, डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन अभी है ही नहीं ना, ये तो खाली रहेगा। ये बना, ये 3d। तो अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया हमने, ये एस वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट कर दिया। तो मैं लिख दूं यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया नियोन 10। 3s में अब एक रह गया आपका, 3p में तो 3 थे ही, सिंगल सिंगल आपके, और एक इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पहुंच गया आपका 3d में, ये चीज ठीक है ना। तो अब देखो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे 3, यहाँ पर n इक्वल टू कितना आ रहा है 3, और जब एक एक्साइटेशन किया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, है ना। इसीलिए सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में 2 का डिफरेंस होता है, समझे। चलिए आगे चलें इससे। इसके बाद आता है आपका डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन इनर्ट पेयर इफेक्ट, डाउन द ग्रुप ड्यू टू increase in inert pair effect, due to increase in inert pair effect, the stability of lower oxidation state increases।
तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट is most stable for second member of each group and least stable for sixth period element। तो फास्फोरस है, फास्फोरस के लिए +5 क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल, और इसके बाद +5 शो करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी आपकी। और ये तो बनाएगा ही नहीं, ये तो सिर्फ क्या बनाएगा, BiCl3, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। समझ गए इस बात को। डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ पेंटाहेलाइड विल डिक्रीज। अब कहीं से अगर मैं ले आऊं Bi, तो मैं लिख दूं यहाँ पर फॉर बिस्मथ द +5 oxidation state will be least stable, है ना, will be least मतलब हाईली अनस्टेबल, सीधा ये लिखो ना, हाईली अनस्टेबल, will be highly unstable। तो ये फटाफट क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा, है ना। सो Bi+5 will tend to reduce itself to +3 oxidation state by gaining electrons from सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, यानी कि सबस्ट्रेट को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सो BiCl5 acts as a strong oxidizing agent। ये कैसे काम करता है आपका, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और बात देखो यहाँ पर, अब मैं लिख दूं यहाँ पर ग्रुप 15 एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं लिख दूं यहाँ पर ग्रुप 15 एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। So their compounds undergo disproportionation reaction, ठीक है ना, undergo disproportionation reaction। तो disproportionation reaction में क्या होता है, the same species undergoes simultaneous reduction and oxidation, है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर the same species undergo simultaneous reduction and oxidation, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर जरा, एक मैं लिख दूं यहाँ पर H3PO3, फास्फोरस कितना है, +3,
तो एक बार रिड्यूस करूंगा तो ये बना दूं -3 वाला, और ऑक्सीडाइज करूंगा तो एक ऑक्सीजन लगा दूं H3PO4, तो ये फास्फोर हो गया +5। तो इंक्रीज हो रहा है 2 का और डिक्रीज हो रहा है 6 का। देखो +3 से क्या हो रहा है आपका -3 हो रहा है। तो इंक्रीज 2 का है और डिक्रीज 6 का है। तो इंक्रीज भी कितने कर दूं मैं 6 का, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इंक्रीज होने वाले को। फास्फोरस हो गया 4, यहाँ कर दिया मैंने 4, रिएक्शन हो गई बैलेंस। चेक कर लो, ठीक है। समझ में आ गया भाई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक और देखो HNO2, नाइट्रोजन कितना है आपका +3। तो जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो एक बार क्या बना देंगे इसका +5, और रिड्यूस करूंगा तो कौन सा कंपाउंड होता है NO, यहाँ हो गया +2। तो डिक्रीज है 1 का, इंक्रीज है 2 का। 3 से 5 हो रहा है, 2 का इंक्रीज है। 3 से 2 हो रहा है, 1 का डिक्रीज है। तो क्या कर दिया, डिक्रीज को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 2 का इंक्रीज 2 का डिक्रीज। ऐसा करने पर नाइट्रोजन कितना हो गया 3, ये कर दिया मैंने यहाँ पर 3। ऑक्सीजन देखो 3 2 जा 6, 3 और 2 5, तो एक क्या डाल दिया वाटर। ये भी हो गया आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन। दिस इज ऑल्सो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए इसके बाद आता है आपका इसके बाद आता है आपका एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। हाँ एक क्वेश्चन और यहाँ पर R3 है ना, ठीक है। एनामलस से लिखता हूं मैं यहाँ पर, एनामलस बिहेवियर, एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। पहला एनामलस बिहेवियर एटोमिसिटी, एटोमिसिटी पहला हो गया आपका एटोमिसिटी। एटोमिसिटी ये क्या होता है आपका, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाइएटोमिक मॉलिक्यूल, है ना। नाइट्रोजन exist as a diatomic molecule. Nitrogen exists as diatomic molecule because it shows the tendency to form p-pi multiple bonding, p-pi multiple bonding, इसलिए आपका N2 बनता है। बाकी सारे एलिमेंट पॉलीएटॉमिक है, मैं लिख दूं यहाँ पर। तो रेस्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स शो द tendency to form single bonds, hence they are polyatomic, इसलिए बाकी सारे ग्रुप मेंबर क्या है पॉलीएटॉमिक। दूसरा हो गया आपका, पहली एनोमली एटोमिसिटी, दूसरी एनोमली हो गई आपकी एटोमिसिटी हो गया आपका, हाँ फिजिकल स्टेट, नाइट्रोजन इज ए गैस, नाइट्रोजन is a gas, whereas the rest of other group members are solid, ठीक है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर N2 molecules
are small sized molecules, are small sized non-polar molecules. So they are held together. So they are held together by weak van der Waal, weak van der Waal forces of attraction. So they are held together by weak van der Waal forces of attraction. Hence it exists as gas, whereas rest of other elements exist in polyatomic form, whereas rest of other elements exist in polyatomic exist as polyatomic exist as polyatomic molecule. Exist as polyatomic molecules. So these molecules are held together. These molecules are held together by strong van der Waal forces. By strong van der Waal forces. So rest of other elements are solids. उसके बाद आगे हम बात करें, आपने सुना हो फास्फोरस को तो पानी के अंदर रखते हैं, क्योंकि फास्फोरस क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना. द फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव, जबकि नाइट्रोजन तो रिएक्ट नहीं करता आपका, है ना. तो तीसरा पॉइंट आएगा रिएक्टिविटी. अब नाइट्रोजन में क्या होता है आपका, ये ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो रिएक्शन हमेशा कौन करता है आपका, एटम, मॉलिक्यूल थोड़ा करता है. तो नाइट्रोजन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या है आपकी, बहुत ज्यादा है. ठीक है ना. द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी वेरी हाई. नाइट्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है आपका, बहुत ज्यादा है. ठीक है. और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग है आपका, तो मैं लिख दूं यहाँ पर द N2 gas due to very high bond dissociation, enthalpy is chemically inert at room temperature. ये क्या है आपका, केमिकली इनर्ट है एट रूम टेम्परेचर. ठीक है ना. whereas rest of other elements have lower bond dissociation, enthalpy, so they are comparatively more reactive at रूम टेम्परेचर. ये क्या होंगे आपके, रूम टेम्परेचर पर ज्यादा रिएक्टिव होंगे. ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको. नाइट्रोजन को रिएक्ट कराने के लिए भैया उसका एटम बनाना पड़ेगा, एटम बनाने के लिए ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा. तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नाइट्रोजन की क्या है, बहुत ज्यादा.
बाकी सभी एलिमेंट्स में जो इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्ड की है, तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, ठीक है ना, इसलिए वो सारे के सारे क्या हैं, रिएक्टिव है। इसके बाद आता है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी कोवैलेंसी नाइट्रोजन डजंट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स। मैं लिख दूं यहाँ पर नाइट्रोजन डजंट हैव, नाइट्रोजन डजंट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, doesn't have d orbitals है ना, doesn't have vacant d orbitals, so it cannot, so it cannot expand its octet, its octet to its octet to cannot expand its octet, cannot expand its octet to show octet to show higher covalency, to show higher covalency. Hence, NCl5 does not exist. इसलिए जो है NCl5 exist नहीं करता, है ना। नाइट्रोजन shows highest covalency of 4. नाइट्रोजन atom shows highest covalency of 4. Nitrogen atom shows highest covalency of 4 as it has only 4 orbitals, only 4 orbitals in its valence shell, ठीक है। इसीलिए क्या होता है आपका NH3 H प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बना देता है, NH4 प्लस। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी शो करता है, ये 4 है ना। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है 7, 2 के लिए मैंने लिख दिया हीलियम को, और फिर 2s2 2p3, 2d तो होता नहीं आपका, तो वैलेंस शेल में एक ऑर्बिटल 2s का है और 3 ऑर्बिटल किसके हैं, 2p के हैं, तो 4 ही तो ऑर्बिटल है ना, तो 4 ही स्पीशीज अपने सराउंडिंग में ही एकोमोडेट कर सकता है। लेकिन बाकी सारे वक्त तो डी ऑर्बिटल खाली है, तो वो अपना ऑक्टेट क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक एनोमली हो गई आपकी कोवैलेंसी की, है ना। फास्फोरस PCl3, फास्फोरस PCl3 में Cl2 डालने के बाद PCl5 बना देता है। नाइट्रोजन ऐसा कुछ भी नहीं करता। यहाँ पर मैं लिख दूं नो रिएक्शन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल ही खाली नहीं है, और एक्स्ट्रा क्लोरीन वो कहाँ एकोमोडेट करेगा, बट फास्फोरस के पास क्या है, डी ऑर्बिटल खाली है। देखिए कैसे, फास्फोरस ये हो गया आपका 15, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर नियोन 10, ये हो गया 3s और ये हो गया 3। तो अभी तो ये वैलेंसी शो करेगा यहाँ पर, 3 क्लोरीन इसने लगा ली, ठीक है। तो यहाँ से तो इसने PCl3 बना दिया, लेकिन जब मैं इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखूंगा, ये हो गया 3s, ये 3p, ये 3d, और मैं यहाँ पर लिख दूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर हो गया नियोन 10, 3s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया आपका, और एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा आपका 3d में, ये जंप करके यहाँ पे आपका 3d में। तो अब देखिए 3 क्लोरीन तो बेटा पहले ही थी, ये ग्रीन वाली, ये मैंने यहाँ दिखा दी, 2 और क्लोरीन आ जाएंगे आपके एक्स्ट्रा,
एक ये एक, तो क्लोरीन डालने पे इसने क्या बना दिया, PCl5। समझ गए, ठीक है ना। ये वाला ऐसे यहाँ पर आपका PCl3, ये रहा आपका PCl3, और ये दो क्लोरीन कौन सी आ गई आपकी, ये वाली, ठीक है ना। तो पेंटावेलेंट है आपका। और इसके बाद आता है आपका टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई डी पाई। और कैटिनेशन भी लिख दूं मैं यहाँ पर, है ना। हाँ, नाइट्रोजन शोज लेसर टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन। कैटिनेशन इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं, है ना। द नाइट्रोजन shows lesser tendency for catenation. क्यों? Due to very small bond length, due to very small bond length, the lone pair repulsions are very high. So element bond becomes weak। इसलिए एलिमेंट का बॉन्ड क्या हो जाता है आपका, वीक हो जाता है। सो एलिमेंट बॉन्ड बिकम्स वीक। आगे चलते हैं इससे अब हम। तो ये हो गई आपकी एनोमली। हाँ, लास्ट में और यहाँ पर नाइट्रोजन डजंट शो द टेंडेंसी, मैं लिख दूं यहाँ पर N2 does not show the tendency to form p pi d pi multiple bonds, p pi d pi multiple bonds, because nitrogen doesn't have vacant d orbitals। इसीलिए तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सो R3n double bond O does not exist, whereas R3p double bond O exists। R3p डबल बॉन्ड O बन सकता है आपका कैसे, ये हो गया फास्फोरस 15, ये हो गया यहाँ पर नियोन 10, एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूँ मैं, 3s का एक इलेक्ट्रॉन, 3p में ये 3 है आपके, और एक इसमें आ गया आपका 3d में, ठीक है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। ये मैं लिख दूं यहाँ पर, ये क्या है आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ फास्फोरस, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अब देखो यहाँ पर, ये है आपका 3s, ये 3p और ये 3d। तो R ग्रुप ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर लिया, R ने यहाँ से शेयर कर लिया, R ने यहाँ से शेयर कर लिया। फास्फोरस ने एक बॉन्ड इधर से बनाया बेटा, और ये वाला क्या बना, इधर से बना आपका, है ना। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन को लिख दूंगा मैं, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, ये आ गया, और यहाँ पर हो गया आपका ऑक्सीजन। ये तो ऑक्सीजन ने देखो अपना p ऑर्बिटल यूज करा, और फास्फोरस ने कौन सा यूज करा, अपना d।
तो क्या बना, पी पाई डी पाई। नाइट्रोजन ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं। समझ गए? ठीक है भाई, समझ में आ गई बात ये वाली? ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ हाँ आ गई सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलिए, ये तो हो गई हमारी एनामलस बिहेवियर। इसके बाद आता है आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। इसके बाद आएगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन यानी कि क्या बनेंगे आपके, मैं लिख दूं यहाँ पर, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ 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 हाँ, तो क्या कहते हैं इसका, कहते हैं नीट की क्लास है या जेई की है? जेई का है ना? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। चलो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन या फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। तो जब नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NH3। फॉस्फोरस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फॉस्फिन। आर्सेनिक करेगा तो आर्सेनाइन, ये बिस्मथाइन, सॉरी स्टीबाइन लिखना है ना पहले, पहले स्टीबाइन लिखना है, SbH3, और फिर बनेगा आपका बिस्मथाइन, है ना। दिस इज, ये है आपका अमोनिया, ये है आपका फॉस्फिन, ये है आपका आर्सेनाइन, ये है स्टीबाइन, और ये है बिस्मथाइन। सभी एक ही ग्रुप के एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम है, तो सभी की ज्योमेट्री भी सेम ही होगी आपकी, सारे के सारे पिरामिडल भी हो जाएंगे आपके। सारे के सारे पिरामिडल भी है ना। सबके सब शेप में पिरामिडल हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है भाई, बॉन्ड एंगल कहाँ सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, कहाँ सबसे कम मिलेगा, बताओ। कहाँ पर बॉन्ड एंगल आपको सबसे ज्यादा मिलेगा और कहाँ पर बॉन्ड एंगल सबसे कम मिलेगा, बोलो। सारे के सारे तो पिरामिडल हैं, बोलो किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और किसमें कम होगा। बोलो। सर ये तो हो गया कि अमीन का अमोनिया का बेटर होगा फॉस्फाइन से। ज्यादा होगा क्यों? जी, क्यों होगा, अमोनिया में फॉस्फेन से ज्यादा क्यों होगा? NH3 का मतलब जो NH बॉन्ड है वो क्लोज है,
तो हम्म। NH का तो थोड़ा सा तो अभी हाँ तो बात H+। तो बोल रहा है ठीक ठाक, थोड़ा ठीक से बोल, आसपास तो बोल रहा है तू, अंदाजा तो है तुम्हें। सर क्योंकि नाइट्रोजन का साइज है वो फास्फोरस से छोटा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होगी PS3 में वो ज्यादा होगी ना अमोनिया से। हम्म, बिल्कुल। सर ऐसे ही चलेगा तो BiH3 की सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल नहीं, ज्यादा क्यों, सबसे कम हो जाएगा ना। सबसे कम होगी और अमोनिया की सबसे ज्यादा होगी। बिल्कुल, तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज छोटा होगा, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो बॉन्ड पेयर उसके पास लाई करेगा, इसलिए बॉन्ड पे रिपल्शंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर, एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, as the size of central atom increases, its electro its electronegativity decreases। क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। सो द बॉन्ड पेयर सो द बॉन्ड पेयर will lie away from the central atom so bond pair repulsions will decrease, hence the bond pairs hence the bond pairs will lie closer hence the bond pairs will lie closer to each other। इसलिए क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली बॉन्ड एंगल डिक्रीज। ठीक है ना, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा रहेगा NH3 में, फिर रहेगा PS3 में, फिर आर्सेनाइन में, फिर स्टीबाइन में, और सबसे कम बॉन्ड एंगल BiS3 में। चलिए, जब इन हाइड्राइड्स की बात चली रही है तो जरा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, है ना। अब हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सिमेट्री और साथ साथ इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पे, है ना। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, पहला इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन और सेकंड नंबर पर सिमेट्री। मेल्टिंग में उल्टा, पहले सिमेट्री को प्रेफरेंस दोगे, फिर आप इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन देखोगे। तो बताइए मुझे यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार पहले, मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट फैक्टर रहेगा आपका सिमेट्री, ठीक है ना, और सेकंड फैक्टर रहेगा आपका इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, है ना। ये दो फैक्टर्स रहेंगे आपके। चलिए, तो देखो जरा मेल्टिंग पॉइंट को, सिमेट्री तो सिमेट्रिकल तो सारे ही नहीं है ना। तो एक बात देखी जाए, जो मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, उतना ज्यादा अनसिमेट्रिकल होगा। तो सिमेट्री किसको फेवर कर रहा है, NH3 को, है ना। भाई जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होगा उसका। स्मॉलर इज द मॉलिक्यूल, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा स्मॉल साइज एटम का वो बहुत ज्यादा होगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को संभाल के रख पाएगा। लेकिन जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा, ठीक है ना, तो एटम अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को संभाल के रख नहीं पाएगा, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल होगा आपका।
तो सिमेट्री किसको फेवर कर रही है? NH3 को, है ना। अच्छा, NH3 और NH3 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, तो सिमेट्री और इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दोनों ही किसको फेवर कर रहे हैं? अमोनिया को। समझ में आ रही है बात ये वाली? तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का, उससे कम किसका हो गया आपका? फॉस्फीन का। यहां पर लिख दिया मैंने फॉस्फीन। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब भाई अनसिमेट्रिकल तो सारे ही हैं आपके, है ना, लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, द एक्सटेंट ऑफ वंडरवाल फोर्सेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा राइज होना शुरू हो जाएगा आपका। आर्सेनाइन ये आ गया आपका एंटीमनी, और बिस्मथ भी आएगा तो यही आएगा आपका BiH3। तो ऑर्डर क्या रहा आपका? सबसे कम रहा PS3 का, उससे ज्यादा रहा ASH3 का, उससे ज्यादा SbH3 का, उससे ज्यादा BiH3 का, और सबसे ज्यादा NH3 का। समझ आ गई बात ये वाली, है भाई? जी। अच्छा, अब आ जाओ जरा बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें सिर्फ क्या देखना है? इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और उसके बाद फिर सिमेट्री देखनी है आपको, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहला किसको देखोगे आप? इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा क्या देखोगे आप? सिमेट्री। तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप देखो ध्यान से, तो अमोनिया के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है आपकी, है ना। अच्छा, PS3 और आर्सेनाइन के बीच में क्या होंगे आपके सिर्फ और सिर्फ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, है ना। तो यहां से मैं लिख दूं NH3, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपकी। फॉस्फीन में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इसमें भी है ना, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। आर्सेनिक, आर्सेनिक में ASH3 डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ये ASH3। लेकिन ASH3 में क्या है? वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन PS3 के मुकाबले ज्यादा है। अब जब साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स ग्रेटर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हो गया SbH3, और ये हो गया आपका BiH3। तो BiH3 बिस्मथाइन और स्टीबाइन के बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे वो अमोनिया से ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे कम PS3, उसके बाद आर्सेनाइन, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद SbH3, उसके बाद BiH3। ये ऑर्डर रहेगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का। चलो अब मुझे बताओ बेसिक स्ट्रेंथ, सबसे बढ़िया बेस कौन होगा इनमें से? बेस कौन होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो बताइए सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेगा? मैं 1 मिनट में आया, अपना एक गिलास पानी लेके ना। सोचो इतने, इन पांचों में सबसे ठीक। बढ़िया बेस कौन होगा और सबसे घटिया बेस कौन होगा? मेरा गला खराब हो रहा है, मैं दवाइयां खा लूं पहले, आजकल वैसे कोरोना कोरोना का पता नहीं है कुछ भी। गर्म पानी भी दे देना एक कप में ना, बड़े वाले में, जब टाइम लगे तब। हाँ भाई, क्या सोचा? बोलो। एक सेकंड। जिसके पास सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी,
उतनी जल्दी एक वो सेकंड इलेक्ट्रॉन में। फेंक देगा अपना, है ना। हायर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सर सेंटर। NH3 तक तो PH3 और ASH3 और NH3 तक तो NH3 की सबसे हाईएस्ट है। अच्छा, और ये जो स्मॉल p ऑर्बिटल है। तो सबसे ज्यादा NH3 की होगी। और क्या। अरे देखो ना जरा ध्यान से एक बार, एक आदमी मान लो लेबर काम कर रही है ना। एक छोटे से बच्चे को हमने टोकरी दे दी, सर पे रख दी उसके, तो जब भी फेंक देगा ना, टोकरी को उठेगी नहीं उससे वो। लेकिन बड़े आदमी के सर पे टोकरी रख दी तो वो तो उठा लेगा ना आराम से, या नहीं, यस। है ना। यस सर। तो लोन पेयर तो हर एक एटम के पास है, लेकिन बिस्मथ का साइज बिगर है, तो वो लोन पेयर को होल्ड कर सकता है। लेकिन नाइट्रोजन का साइज क्या है, छोटा है ना, तो ये लोन पेयर को होल्ड नहीं कर सकता अपने पास, इसलिए अपना लोन पेयर देगा ही देगा। ठीक है ना। इससे सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा आपका, NH3। समझ आ गई बात। तो जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। तो सबसे घटिया बेस बिस्मथाइन, उससे बढ़िया स्टीबाइन, उससे बढ़िया आर्सेनाइन, उससे बढ़िया फोस्फीन, और सबसे बढ़िया NH3। तो एसिडिक कैरेक्टर इसका उल्टा कर दोगे ना, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर से तो मतलब प्रोटॉन लूज कराने से होता है ना। एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर बताओ। एसिड के लिए मैं देखना है सबसे जल्दी प्रोटॉन कौन देगा, बताओ कौन देगा सबसे जल्दी प्रोटॉन। PiH3। और क्या, सबसे वीक बॉन्ड उसी का ही है ना। हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, सबसे कम है ना। हाँ जी हाँ तो जी। मैं लिख दूं यहाँ पर, एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेस। एज द साइज ऑफ, एज द साइज ऑफ central atom, as the size of central atom increases, strength the strength of element hydrogen bond decreases, so acidic character, so acidic character increases, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो सबसे घटिया एसिड NH3, उससे बढ़िया आपका फोस्फीन, उससे बढ़िया आर्सेनाइन, उससे बढ़िया आपका स्टीबाइन, और उससे बढ़िया आपका बिस्मथाइन। थर्मल स्टेबिलिटी, हीट के अगेंस्ट कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सबसे कम स्टेबल होगा। थर्मल स्टेबिलिटी, बोलो, हीट के अगेंस्ट कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो वो सेकंड कॉल आ गया तो क्वेश्चन रिपीट कर दो। हीट के अगेंस्ट, ठीक है ना, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हीट के अगेंस्ट एक और क्या, सेकंड। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब तो यही तो है कि हाँ हीट ये के तो अगेंस्ट स्टोन तो। स्टेबिलिटी शो करेगा। हाँ, अरे यार अभी तुम्हें पता है, अभी तो हमने पढ़ा ऊपर कि सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है, Bi और H का। तो हीट करेंगे तो ये बॉन्ड सबसे पहले टूट जाएगा आपका। तो सर सबसे पहले NH3 की बेटर होगी।
और क्या, ठीक है ना। NH3 CH3 तो मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पर, ASH3। देखो, मैं लिख दूँ यहाँ पर एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम increases increases the bond dissociation energy decreases, so thermal stability, so thermal stability, so thermal stability decrease, इसलिए क्या होता है आपका थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी आपकी, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं इससे हम, सोलिबिलिटी, तो अमोनिया वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, बाकी और कोई डिजोल्व होगा ही नहीं, बिकॉज बाकी उनमें से कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, है ना। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका, तो ये दो तरह के ऑक्साइड्स बनाए, है ना। मैं लिख दूं ग्रुप 15 एलिमेंट्स विल फॉर्म, ग्रुप 15, ग्रुप 15 एलिमेंट्स will form trioxides and pentaoxides, will form trioxides का मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, एंड पेंटाऑक्साइड्स, एंड पेंटाऑक्साइड्स, ये क्या होंगे आपके +5, ठीक है ना, +3 एंड +5 वाले, ठीक है ना, will form trioxides and pentaoxides। अब देखो इसके बाद यहाँ पर, तो जैसे ये बनाएगा आपका P2O3, और क्या बनाएगा P2O5, है ना। ऐसे ही नाइट्रोजन N2O3, और क्या बनाएगा N2O5, और ये होते हैं आपके। तो इसमें क्या होगा आपका, जो हायर ऑक्साइड्स होंगे वो ज्यादा एसिडिक होंगे, मैं लिख दूं हायर ऑक्साइड्स आर मोर कोवेलेंट एंड मोर एसिडिक, एंड मोर एसिडिक देन लोअर ऑक्साइड, है ना। लोअर ऑक्साइड से जो हायर ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे आपके, ज्यादा एसिडिक होंगे आपके, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन जो आपको वो बहुत रेंज देगा ऑक्साइड्स की, बाकी सभी मेंबर नहीं देंगे। तो उसका रीजन क्या है कि नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग शो करेगा, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन विल फॉर्म ए वाइड रेंज, will form a wide range of oxides, है ना, because nitrogen shows the tendency, shows the tendency to form p pi p pi p pi multiple bond। ये नाइट्रोजन क्या शो करेगा आपका, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाना शुरू करेगा आपका, है ना। इसलिए वाइड रेंज आपको देगा, ये NO बना के देगा, N2O बना के देगा, N2O3 बना के देगा, N2O5 बना के देगा आपको। लेकिन बाकी जो ग्रुप मेंबर हैं वो आपको इतनी बड़ी रेंज ऑक्साइड्स की बनाकर नहीं देंगे, वो या तो ट्राईऑक्साइड बनाएंगे या आपका पेंटाऑक्साइड बनाएंगे आप, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ अदर एलिमेंट विल नॉट शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स, रेस्ट ऑफ अदर elements of this group, of this group will not show
will not show wide range of oxides, है ना, wide range of oxides as they don't form p pi multiple bonds, as they don't show the tendency to form p pi multiple bonding। तो भाई N2O तो एग्जिस्ट कर गया p pi मल्टीपल बॉन्डिंग से, P2O डजंट एग्जिस्ट, है ना, विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भाई, समझ में आई बात ये वाली। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे। तो तू तो कह रहा था शाम को पढ़ने के लिए, और आज तूने फोन कर दिन में रख लो क्लास, है भाई। रात को स्कूल अटेंड नहीं करा था मैंने, तो सुबह की क्लास अटेंड करी थी, फिर अभी